सभी विद्वजनों को नमस्कार। मैं बबली कुमारी आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियों की रचना करने वाले अपने समय और समाज के जागरूक प्रहरी एवं हिंदी कहानी साहित्य के पितामह मुंशी प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना तत्कालीन समय में थे। मानवीय पक्ष के साथ ही सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक विषयों पर कलम चलाकर साहित्य को सच्चाई की धरातल पर उतारने वाले मुंशी प्रेमचंद की आज 142वीं जयंती है, जिसके शुभ अवसर पर इस आयोजन किया गया है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि आज यह राष्ट्रीय संगोष्ठी केरल के सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी और एमए कॉलेज कोतमंगलम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 से स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के 3 अलग अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। कॉलेज का आदर्श वाक्य द वाइट शैल इनहेरिट ग्लोरी, अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। साथ ही साथ यह भी सूचित करना चाहती हूँ कि एमए महाविद्यालय भी कोट्टायम की एक अंगीभूत इकाई है। 1955 में प्रारंभ यह महाविद्यालय एक स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में स्थापित है। यहाँ के 4 अलग अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। दोनों ही महाविद्यालय हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज के राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन इनके प्रयासों की एक छोटी सी कड़ी है। आज का विषय है नवजागरण, प्रेमचंद और स्त्री प्रश्न। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र की प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए स्नातक तृतीय वर्षीय छात्रा अमृता आर्यस को आमंत्रित करती हूँ। आरस तो जुट नहीं पाई है, वो नंदिनी जी अब प्रार्थना गीत। नंदिनी जी। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम,
ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ताकि हंसते हुए निकले दम। ताकि हंसते हुए निकले दम। धन्यवाद नंदिनी। अब मैं स्वागत भाषण के लिए सेंट पीटर्स महाविद्यालय के हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर और इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सिंधु टीआई मैम को आमंत्रित करती हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार है यह। राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षा माराथन कॉलेज ऑटोनॉमस कोदमंगलम की प्राचार्य डॉक्टर डेंसली जोस जी, सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र के प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जी, दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्राध्यापक बंधुओं, शोध छात्रों, हिंदी प्रेमियों, माराथनेशियस कॉलेज ऑटोनॉमस कोदमंगलम के और सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के और दूसरे महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्रिय छात्रों, कंपेयरिंग करने वाली हमारी झारखंड की प्रिय मित्र बबली कुमारी जी, सबको मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार है यह। आज 31 जुलाई समस्त हिंदी प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन में ही इस प्रकार का एक आयोजन करने का सौभाग्य हमें मिल गया है। इसके लिए विशेष रूप से प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जी के प्रति हम आभारी हैं। गरिमा जी, आपको इसका विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं। पिछले अकादमिक वर्ष में भी सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की तरफ से 12 व्याख्यानों की 2 व्याख्यान मालाएं चलाई गई थी। पहली व्याख्यान माला केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के तत्वावधान में चलाई गई थी। दूसरी व्याख्यान माला सेंट पीटर्स कॉलेज के पूर्व छात्र संघ और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ, जो हिंदी के छात्रों का साहित्य संघ है, दोनों के तत्वावधान में चलाई गई थी। इसके लिए हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस बार माराथनेशियस कॉलेज ऑटोनॉमस कोदमंगलम के संयुक्त तत्वावधान में यह वेबिनार संपन्न हो रहा है। के लिए माराथनेशियस कॉलेज ऑटोनॉमस कोदमंगलम के प्रिंसिपल के प्रति और समस्त हिंदी परिवार के प्रति हमारा आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस वेबिनार की अध्यक्षा माराथनेशियस कॉलेज कोदमंगलम की प्राचार्य डॉक्टर डेंसली जोस जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। औपचारिकता के लिए प्राचार्य को मैं इस वेबिनार से जुड़े हुए समस्त प्रतिभागी मित्रों की तरफ से सादर स्वागत करती हूँ। सेंट पीटर्स विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को भी विशेष रूप से इस वेबिनार में मैं स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का विषय है नवजागरण, प्रेमचंद और स्त्री प्रश्न। प्रेमचंद जी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सारे हिंदी प्रेमियों के लिए वे सुपरिचित है। 3 साल पहले सेंट पीटर्स महाविद्यालय के हिंदी छात्र भी प्रेमचंद जी के घर देखने के लिए वाराणसी गए थे और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। औपचारिकतावश मैं प्रेमचंद जी की रचनाओं का परिचय देना चाहती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमकी गांव में हुआ था। उनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव है, जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और आलोचक रहे। आरंभ में वे नवाबराय नाम से उर्दू में लिखते थे, उसके बाद हिंदी में लेखन की शुरुआत हुई थी। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि।
अंत में मंगलसूत्र नाम से एक अपूर्ण उपन्यास भी है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में उनकी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। 2-3 नाटक भी लिखे, बाल साहित्य लिखे, किताबों का अनुवाद किया। चिट्ठी पत्री प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह है। प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। ये उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय मात्र है। प्रेमचंद जयंती के अवसर पर नवजागरण, प्रेमचंद और स्त्री प्रश्न पर हमसे बात करेगी विख्यात लेखिका, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा शिक्षण केंद्र के प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जी। गरिमा जी की चर्चित किताब देह की देह हम काफी नहीं भूलेंगे। जी गरिमा जी, आपको सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी की तरफ से, मार अथनेशियस कॉलेज ऑटोनॉमस कोदमंगलम की तरफ से और यहाँ जुड़े हुए समस्त प्रतिभागी मित्रों की तरफ से सप्रेम सादर स्वागत करती हूँ। आज एक जी आज एक पर्चा प्रस्तुति भी है। शांति प्रभा जो शोध छात्रा है काथोलिकेट कॉलेज पतनमतिट्टा की एक शोध छात्रा है। उनका विषय है प्रेमचंद का गोदान दलित चेतना के संदर्भ में। चांदी जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु जुट गए हैं, कई हिंदी प्रेमी जुट गए हैं, कई शोध छात्र हैं, कई छात्र छात्राएं जुट गए हैं। सबको दोनों कॉलेजों की तरफ से स्वागत करती हूँ। एक और बार सबका स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद मैम। अब मैं रत्नेश महाविद्यालय कोतमंगलम की प्राचार्य डॉक्टर डेस्ली जॉस मैम को अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर शाजू वर्गीस जी, प्रिंसिपल सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी। इस वेबिनार की मुख्य रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जी, भाषा शिक्षण केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली। इस कार्यक्रम के संयोजिका डॉक्टर सिंधु, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी, डॉक्टर मीना के एसोसिएट प्रोफेसर सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी, डॉक्टर CBMM मार अथनेशियस कॉलेज कोदमंगलम। इस वेबिनार के सभी प्रतिभागियों सबको मेरा नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी एवं मार अथनेशियस कॉलेज कोदमंगलम के सहयोग से प्रेमचंद जी के प्रेमचंद और स्त्री पक्ष इस विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया हुआ है। इसके लिए हमको अभी मालूम है कि ये कोविड पैंडेमिक के अवसर पर वेबिनार के द्वारा दूर दूर के सब लोग मिलके इकट्ठा ऐसे विषय पर हम इंटरेक्ट करने का एक अवसर मिलता है। ये वेबिनार बहुत यूजफुल है सबके लिए। इसके लिए हम हिंदी की भाषा का उन्नति के लिए बहुत सारा काम कर सकता है। हमारा अथनेशियस कॉलेज के साइड से हम हमारा रिसोर्स पर्सन गरिमा जी को और ये इसके लिए बहुत प्रयास उठाया सिंधु जी के और फिर मार अथनेशियस कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट CB सबको मेरा धन्यवाद। मार अथनेशियस कॉलेज 2016 में ऑटोनॉमस कॉलेज हुआ है। उसके पहले मार अथनेशियस कॉलेज के हिंदी विभाग ये कॉलेज के सब डिपार्टमेंट से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट हमेशा हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ था। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक ऐसे सब मिलता था। अभी 2016 के बाद ऑटोनॉमस कॉलेज हुआ, उसके बाद यहाँ कॉलेज में ये रिजल्ट आता है तो भी हिंदी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट हर टाइम में
मिलता है हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से। और हिंदी डिपार्टमेंट में बहुत कार्यक्रम करते हैं हिंदी भाषा की उन्नति के लिए। सीबी इसमें सीबी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत कार्य करते हैं। इस अवसर पर इस वेबिनार बहुत इधर छात्रों के लिए और अदर पार्टिसिपेंट्स को बहुत यूजफुल होएगा। ये एक बहुत अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन है और हमारा रिसोर्स पर्सन गरिमा जी के अनुभव यहाँ शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छा एक फ्रूटफुल सेशन होना चाहिए और सबके लिए एक शुभकामनाएं अदा करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अपने व्यस्ततम समय में से आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। अब हम कार्यक्रम की मुख्य बिंदु की ओर पहुंच चुके हैं। आज के हमारे इस संगोष्ठी का विषय है नवजागरण, प्रेमचंद और स्त्री प्रश्न। इस विषय पर वक्तव्य के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त तथा स्त्री समालोचना और साहित्य का समाजशास्त्र में विशेष रुचि रखने वाली आदरणीय प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव मैम, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा शिक्षण केंद्र में प्रोफेसर हैं। गरिमा मैम की उपलब्धियों की सूची काफी लंबी है, फिर भी मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके लेखन, आलेख, अनुवाद और किताबें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें प्रमुख है हिंदी उपन्यासों में बौद्धिक विमर्श, जो 1999 में प्रकाशित हुई। इसके बाद भाषा और भाषा विज्ञान 2006 में, ए वेरी इजी डेथ, जो कि एक अनुवाद है, 2012 में प्रकाशित हुई। नवजागरण, स्त्री प्रश्न और आचरण 2014, अभिषिक्त आत्माओं का अलाप, मलयालम स्त्री आत्मकथाएं, जो 2015 में प्रकाशित हुई। और कुछ हाल ही में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिसमें वामा शिक्षक, एनॉल्स ऑफ हिंदी लिटरेचर 2016, सेवा का सदन या हुस्न का बाजार 2018, साइलेंस एंड गैप्स, मुस्लिम महिला आत्मकथा 2020। इसके अलावा भी मैम की जो एक पुस्तक है देह ही देश, जो कि क्रोएशिया के यात्रा पर लिखी गई एक यात्रा वृतांत है, जो पाठकों और समालोचकों के बीच काफी चर्चित रही और इस पुस्तक की कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुके हैं। इन सबके साथ ही साथ गरिमा जी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षण के 22 वर्षों का अनुभव रखती हैं और वर्तमान में भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। गरिमा मैम, मैं तहे दिल से इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मुख्य भाषण के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। गरिमा मैम। बबली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहिबा, उनको तो मैं क्या ही धन्यवाद दूं कि उन्होंने मुझे आप सबसे वर्चुअली मिलने का अवसर प्रदान किया। और सिंधु जी तो मेरी पुरानी स्नेही हैं, पुरानी मित्र हैं, तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने ये कहा कि आपको लेक्चर देना है, तो मुझे ऐसा लगा कि घर में ही लेक्चर देना है, क्योंकि केरल से इतना ज्यादा लगाव है और आप सभी से, और केरल ने मुझे इतना प्यार दिया है। जब मैं हैदराबाद में पढ़ा रही थी तब से और अब तक केरल के लोग कभी मुझे भूले नहीं। मेरा लिखा हुआ निरंतर पढ़ते रहे, छापते रहे। केरल के विद्यार्थी यहाँ आते हैं तो मुझसे जरूर मिलते हैं और मेरे लिए केरल से बहुत प्यारे प्यारे उपहार मुझे मिलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि केरल से मुझे कितना प्यार मिला है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस समय में, जबकि हम लोग फिजिकली ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं, तब भी हम प्रेमचंद के बहाने ही आपसे मिले हैं।
तो मुझे समय बता दें कि मुझे कितनी देर तक बोलना है, तो मुझे बहुत सुविधा होगी, क्योंकि देखिए हम लोग अध्यापक हैं, तो एक बार जब शुरू हो जाते हैं तो बंद नहीं होते हैं। तो मुझे समय बता दें, मेरे पास कितना समय है। जी, 11:30 के आसपास तक पूछिए। जी, जी, अच्छा, आपको अच्छा। है इसलिए जी, तो जी, हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझसे सवाल किए जाएं प्रेमचंद को लेकर के, और आप में से जो लोग भी हैं वो लोग सवालों में सवाल अगर करें मेरे लेक्चर पर भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम सब जानते हैं प्रेमचंद के बारे प्रेमचंद हिंदुस्तान के सबसे बहुपठित लेखक हैं, और इतने ज्यादा बहुपठित हैं कि उनका अनुवाद ऐसी कोई भी भाषा नहीं होगी, भारतीय भाषा, जिसमें प्रेमचंद की किसी कृति का अनुवाद नहीं होगा। मेरा अंदाजा है और मुझे मालूम भी है कि मलयालम में इसका प्रेमचंद का बहुत बड़े पैमाने पर प्रेमचंद की कृतियों का अनुवाद हुआ है। तो अगर हम भारतीय नवजागरण, हिंदुस्तान के नवजागरण के संदर्भ में प्रेमचंद को देखें तो हमें दो बातें पता चलती हैं कि अगर हम पूरे नवजागरण को दो भागों में, दो स्टेप्स में बांटते हैं, तो पहला जो भाग है वो है औपनिवेशिक आधुनिकता का, जहां पर अंग्रेजों के आने के बाद जो आधुनिकता आई उसके प्रभाव से जो समाज सुधार आंदोलन इत्यादि शुरू हुए। और दूसरा जो भाग है वो है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवादी उभार का। औरत या स्त्री से, महिला से जुड़े हुए मुद्दे वो पहले भाग में, औपनिवेशिक आधुनिकता वाले भाग में ज्यादा जोर पकड़ करके हमारे सामने आए। और हिंदुस्तान के नवजागरण के पहले सोपान में हमें दिखाई पड़ता है कि चाहे सती प्रथा हो, विधवा विवाह हो, अनमेल विवाह का मुद्दा हो, बाल विवाह का मुद्दा हो, स्त्री शिक्षा का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दे जो हैं वो हमें सबसे घनिष्ठ तौर पर यदि कहीं दिखाई पड़ते हैं तो वो औपनिवेशिक आधुनिकता के चरण में। नवजागरण के इस दौर में जो विचारक थे उन्होंने इन मुद्दों को एक प्रोजेक्ट की तरह से लिया। मतलब उनका ये मानना था कि ये स्त्रियों का सुधार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उनको स्त्रियों का सुधार इसलिए करना है क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो अंग्रेज या ब्रिटिश जो शासन है वो उनकी नौकरियां तो खा ही गया है एक ढंग से। उनकी नौकरियां तो उन्होंने नष्ट कर ही दी हैं। और स्त्रियों का जो मुद्दा है, जो कि उनके परिवार की मर्यादा है, जिसके बारे में पार्थो चटर्जी ने भी बात की है, जो उनकी मर्यादा है जो स्त्रियों के माध्यम से है, वो सारी मर्यादा भी नष्ट विनष्ट हो जाएगी अगर ब्रिटिश सरकार स्त्रियों की शिक्षा और स्त्रियों के उद्धार के मसले भी सुलझाने लगी। इसलिए स्त्रियों के मुद्दे को घर की मर्यादा से जोड़ करके देखा गया, राष्ट्र के भीतर की मर्यादा से, राष्ट्र का जैसे जिसे आप कह सकते हैं कि इनर जो स्फीयर है, उस स्फीयर में उस राष्ट्र की जो चिंता का विषय है वो प्रमुखतः स्त्री प्रधान हुआ। और ये हम मान रहे हैं कि स्त्रियों से संबंधित जो भी बातचीत थी उसके मानदंड कहाँ से ग्रहण किए जा रहे थे, तो ये मानदंड ग्रहण किए जा रहे थे हिंदू धर्मशास्त्र के द्वारा। हिंदू धर्मशास्त्र को प्रमाण मान करके स्त्रियों के मुकदमे लड़े जा रहे थे, उनको प्रमाण मान करके स्त्री संबंधी सुधार किए जा रहे थे। लेकिन इसके साथ ही
हिंदू धर्म ग्रंथों, श्रुति स्मृति की व्याख्याओं का की टीका का या उनके विश्लेषण का जो नया तरीका या पुनर्व्याख्या का जो तरीका शुरू हुआ था, वो इसी दौर की बात है, जिसमें आपको बंगाल से राजा राममोहन राय दिखाई पड़ते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिखाई पड़ते हैं, मृत्युंजय विद्यालंकार दिखाई पड़ते हैं, और उसके बाद आपको आगे फिर भूदेव मुखोपाध्याय शुरू में आपको दिखाई पड़ते हैं। ये वो लोग थे जो लोग की निरंतर श्रुति स्मृतियों और हिंदू धर्म ग्रंथों की पुनर्व्याख्या कर रहे थे, और एक नवजागरण का जो पहला दौर था उस दौर को ये लीड भी कर रहे थे, उसका नेतृत्व भी कर रहे थे। ये भी माना जा सकता है कि जो जो राष्ट्रवाद के विचार का विकास हुआ, वैसे वैसे स्त्री संबंधी मुद्दे या स्त्रियों की चिंता संबंधी मुद्दे या ऐसे मुद्दे जिन पर की स्त्रियों की चिंता थी कि स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों का सुधार, स्त्रियों से संबंधित मुद्दे जैसे मृत स्त्री विवाह, यानी कि एक पति की जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और वो पत्नी की मृत्यु जब हो जाती है तो वो तुरंत ही दूसरी शादी कर लेता है और अपने से बहुत कम उम्र की स्त्री से शादी कर लेता है। तो ये जो सारे मुद्दे थे, इन मुद्दों पर जो राष्ट्रवाद के उभार के साथ बातचीत खत्म हो गई या बहुत कम हो गई। तो राष्ट्रवाद ये क्यों हुआ? असल में ये क्यों हुआ? क्योंकि जो राष्ट्रवाद का उभार था उसमें उसने ये समझा दिया कि जो स्त्री प्रश्न है, स्त्रियों से संबंधित, स्त्रियों की चिंता संबंधी जो मुद्दे हैं, वो हिंदू समाज की आंतरिक समस्या है। ये हिंदू समाज की जो बाहरी समस्या है ही नहीं, ऐसी समस्या है ही नहीं कि जिसे कोई अन्य व्यक्ति सुलझा सके या सत्ता सुलझा सके। इस वजह से ये ऐसी बात थी जैसे कि स्त्रियों की समस्या घर की समस्या थी, घर के भीतर की समस्या थी, और उस घर के भीतर की समस्या को घर वालों द्वारा ही सुलझाना चाहिए था, सुलझाया जाना था, और इसमें औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का कोई दखल नहीं था। ये ध्यान देने की बात है कि हिंदी नवजागरण जिसको के अग्रदूत माने जाते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो आप पूरा वो देखते हैं, उन्होंने हंटर आयोग के सामने 1882 में पश्चिमोत्तर प्रांत में स्त्रियों की, लड़कियों की शिक्षा संबंधी जो मुद्दे उठाए, तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि उन्होंने एक लिखा था कि बलिया के कलेक्टर डी रॉबर्ट्स साहेब बहादुर के सामने उन्होंने अपने बलिया वाले व्याख्यान में लिखा था, लड़कियों को भी पढ़ाइए, लेकिन उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लड़कियों के पक्ष में स्कूल खोले जाने की वकालत कर रहे थे, वही भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कह रहे थे कि लड़कियों को शिक्षा कैसी दी जाए, ऐसी शिक्षा जिसमें वो पति भक्ति करें, ऐसा ना हो कि जागृत होकर के वो तलाक मांगना भी शुरू कर दे, बल्कि वो ऐसा चाहते थे कि जो सहज शिक्षा है, सहज कैसी शिक्षा, जो कि जिसे आप कह सकते हैं कि घरेलू शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें लड़की सीना पिरोना, काढ़ना, बच्चे पालना, संतान को पालना, पति की भक्ति करना सीखे, इससे ज्यादा कुछ न सीखे। क्योंकि इससे ज्यादा सिखाने पर, जैसे उन्होंने नील देवी नाटक में 1881 में उन्होंने लिखा था कि भाई मैं तो दंग रह गया जब मैं बाजार गया, तो क्या कि स्त्रियां जो है, लड़कियां जो हैं, वो खुले सिर खुला करके और माने बिना घूंघट या बिना सिर पर कोई कपड़ा रखे हुए वो क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं
की मोल भाव, कॉपी किताब का मोल भाव कर रही हैं और ये स्थिति बड़ी खराब है। तो भारतेंदु जो बता रहे हैं वो कुल मर्यादा की कल्पना और कुल मर्यादा का पूरा दारोमदार स्त्री पर। लेकिन भारतेंदु के बाद जो लोग आए, यानी या भारतेंदु के साथ भी जो लोग आए, उन लोगों के स्त्री संबंधी जो सुधार था, स्त्री संबंधी जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर उनके विचार अलग अलग थे, सबके विचार अलग अलग थे। इसी दौर में 1920 के लगभग आपके पास गांधी आते हैं और गांधी का जो प्रभाव है वो भी पड़ता है। लेकिन इससे भी पहले प्रेमचंद जो हैं वो नवजागरण में क्या कर रहे हैं, ये देखने की बात है। तो प्रेमचंद के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जो कि स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब कि वो देख लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, स्पेकुलेट कर लेते हैं। और वो जो स्पेकुलेट करते हैं उसकी अभिव्यक्ति, जैसे उन्होंने अपना पहला उपन्यास जो लिखा, जो कि पहला माना जाता है उनका, जिसका जो कह लीजिए कि तर्जुमा पहले उन्होंने उर्दू में लिखा था और बाद में चल करके उन्होंने जो तर्जुमा किया था वो उन्होंने हिंदी में किया। हिंदी में उनको अपने उपन्यास सेवा सदन का तर्जुमा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तय है कि इसलिए उन्हें जरूरत पड़ी क्योंकि बाज़ारे हुस्न जब उन्होंने लिखा तो एक तो उसको प्रकाशक नहीं मिला, दूसरे पाठकों के लिए, जो उर्दू के जो पाठक थे उन पाठकों के लिए जो इसमें मुद्दे उठाए गए, स्त्री संबंधी जो मुद्दा उठाया गया, उस मुद्दे से उनको कोई भी पाठकों को कुछ भी लेना देना नहीं था। उनको उर्दू के पाठकों को लेना देना नहीं था क्योंकि उर्दू भाषी समुदाय में, उर्दू भाषी पाठकों में जो स्त्री संबंधी जो चेतना थी, उस चेतना के दूसरे स्वरूप थे। ये हम मान कर चले कि स्त्री की चेतना का निर्माण कौन करता है, कैसे होता है। एक स्त्री की चेतना का निर्माण सिर्फ न केवल जैविकता करती है, यानी उसकी बायोलॉजी करती नहीं है, और न ही रोजमर्रा की स्थितियां, बल्कि स्त्री की चेतना के निर्माण में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है सामुदायिकता। अपने समुदाय में स्त्री के कुछ आदर्श होते हैं और ऐसे तमाम संरचनात्मक अवसर जो स्त्री को स्त्री होने के कारण मिलते हैं, वे परिवार समुदाय के अंतर्गत ही स्त्रियों को उपलब्ध होते हैं और इन्हीं अवसरों से स्त्रियों की अंतस चेतना का निर्माण होता है, जिसके आधार पर वे अपनी जटिल पहचान स्थापित करती हैं और किसी आदर्श या कर्तव्य की तरफ जाती हैं। लेकिन ये चेतना उनमें कब आती है? जब किसी स्त्री को ये बताया जाए कि वो एक वर्ग विशेष, समुदाय या राष्ट्र के सदस्य के नाते एक बृहत्तर संस्कृति का अंग है। ये भी हमें देखना चाहिए कि प्रेमचंद को जो समाज मिला था, प्रेमचंद को जो साहित्य मिला था, उस साहित्य में क्या था, यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का पूरा साहित्य यदि हम विश्लेषित करें तो पता चलता है कि संस्कृति के सांस्थानिकरण की जो प्रक्रिया है वो समाज सुधार की अनिवार्य चिंता बनकर के आई थी कि बाजार में कौन सी छवि स्त्री की बिकनी है, बाजार में स्त्री की कौन सी छवि बिकनी है, यानी कि बाजार को
स्त्री का कौन सा रूप चाहिए, ये भी है। बाजार को स्त्री का कौन सा रूप चाहिए, और साथ ही कि बाजार में स्त्री का, या क्या हम ऐसी स्त्री का चित्रण यदि करें कि जो स्त्री पथभ्रष्ट हो जाती है और फिर वो पथ पर आती है, रास्ते पर आती है, तो ये जो कथा होगी ये पाठकों को पसंद आएगी, और किस तरह के पाठकों को पसंद आएगी। प्रेमचंद ने जब अपनी स्त्री दृष्टि का निर्माण किया तो वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा बन करके आया। प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि किसी एक दिन में नहीं बनी, और प्रेमचंद के सभी उपन्यासों में हम उनकी स्त्री दृष्टि के उत्तरोत्तर विकास को देख सकते हैं। ये भी बात तय है कि जब प्रेमचंद ने बाजारे हुस्न लिखा था तो पूरे समूचे पाठकों को, उनकी रुचि को समाज सुधार की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उर्दू में तो उन्हें प्रकाशक नहीं मिला। और जैसे ही उन्होंने इसका तर्जुमा सेवा सदन नाम से किया तो ये किताब, जिसे आज हम बेस्ट सेलर कह सकते हैं, तो उस रूप में पसंद आई लोगों को। प्रेमचंद ने जब बाजारे हुस्न में चेंजेस किए, बाजारे हुस्न जो उन्होंने उर्दू में लिखा उसमें चेंजेस किए, तो वो इस बात से बहुत खुश थे कि बाजारे हुस्न का गुजराती अनुवाद भी आ रहा है, और हिंदी में उनको ये लग गया कि अगर गुजराती में इतना वो हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, तो हिंदी भाषी जो व्यक्ति होगा वो भी इसको पसंद करेगा। प्रेमचंद इसमें एक तवाइफ बनने वाली स्त्री का चित्रण करते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसा ये मेरा उत्तरदायित्व है एक तरह से। उन्होंने सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, इन दोनों को लेकर के अपने लेखन में बड़े पैमाने पर काम किया। और प्रेमचंद ने सुमन नाम का एक ऐसा चरित्र गढ़ा जो कि ऐसी स्त्री है जो कि स्त्रीत्व के आदर्श से जिसका पतन हो जाता है, यानी कि उसका विवाह होता है, मतलब विवाह भी ऐसी परिस्थिति में होता है कि उसके पिता दरोगा हैं और दरोगा के पास कुछ पैसा नहीं बचता, तो वो अब घूस लेने लगते हैं। घूस लेते हैं तो उनको घूस लेनी आती नहीं है, ब्राइब लेनी आती नहीं, रिश्वत लेनी आती नहीं है, तो उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब सुमन का विवाह करने वाला या दहेज देने वाला कोई नहीं रहता। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी पहली पत्नी मर गई है, उससे सुमन का विवाह होता है। प्रेमचंद देखिए आपको कहां ले जा रहे हैं, वो समस्या है। एक मनुष्य, एक आदमी जिसकी पहली पत्नी मर गई है, उस मनुष्य से यदि किसी स्त्री का दूसरा विवाह होता है तो उसकी मानसिक दशा क्या हो सकती है। उसको ये लगता है कि उसके जो अरमान है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो अपूर्ण है। कहीं भी उसकी जो इच्छाएं हैं उनको आप ये कह लीजिए कि पूरा होना संभव नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो उसका पति जो है वो उससे बहुत ज्यादा मैच्योर है, बहुत ज्यादा दुनिया देखा हुआ है। उसके अंदर जो युवावस्था का उत्साह है, जिसकी कल्पना कोई एक स्त्री अपने जीवन साथी से कर सकती है, उसका अभाव है। दूसरी बात यह है कि वो धनहीन है, निर्धन है। निर्धन होने के कारण जो एक स्त्री की कल्पना हो सकती है कि उसका पति उसको घुमाएगा फिराएगा, मेला घुमाएगा, सिनेमा दिखाएगा, कपड़े खरीद के देगा,
वो सब संभव नहीं हो पाता। अब प्रेमचंद स्त्री के मनोविज्ञान को समझते हुए, ऐसा नहीं है कि सुमन पहले ही स्त्रीत्व से अपने चरित्र के पतन की तरफ चली जाती है, बल्कि वो बहुत सारे रास्तों की, अन्य रास्तों की भी तलाश करती है। वो अपनी सहेली के घर भी जाती है और वो ये सोचती है कि शायद वहीं पर आसरा मिल जाए। उसको लगता है कि चलो मैं सिलाई कढ़ाई करके, सिलाई बुनाई करके भी काम चला लूंगी, अपना पेट का खाना कर लूंगी, जब वो अपने पति के घर से निकल जाती है तो। लेकिन अंत में होता क्या है कि वो एक ऐसी स्त्री से मिलती है जो स्त्री पतित है, भोलीबाई, जो स्त्री पतित है, लेकिन समाज उसको सम्मान देता है। सुमन पार्क में जाती है तो चौकीदार उसको हटा देता है, बेंच पर बैठने नहीं देता। लेकिन भोलीबाई वेश्या जब पार्क में जाती है तो उसको उसकी बहुत इज्जत होती है। एक स्त्री के सामने ये एक बड़ा ही भोला प्रश्न है कि समाज किसकी तारीफ करता है, समाज किसका सम्मान करता है। क्या समाज इसलिए आपका सम्मान करता है क्योंकि आप सती नारी है, आपने अपने पति के अलावा किसी को देखा ही नहीं, या समाज इसलिए सम्मान करता है क्योंकि आपके पास धन है, आपके पास बहुत अच्छे महंगे कपड़े हैं और आपके पास समाज को दिखाने के लिए पावर है कि सामने नौकर चाकर हैं, आपकी बग्घी खड़ी हुई है और उसमें आप बैठ रहे हैं, ये है। जब तक ये रहेगा तो सेवा सदन में प्रेमचंद क्या करते हैं कि सुमन से सुमन बाई बन जाने वाली स्त्री के पतन की कहानी सुनाते हैं। वो उनका उद्देश्य ये है कि स्त्री का एक ऐसा रूप रचा जाए जिसके पहले पतन के बारे में बताओ, पतन के कारणों के बारे में बताओ, और पतन के बाद उसका उत्थान कैसे नहीं हो सकता या हो सकता है, इसके बारे में बताएं। ये बात जो है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद की पत्नी के साथ उनकी जो बातचीत है, वो बातचीत जब शिवरानी देवी घर में किताब में आई तो उस बातचीत का एक अंश है कि देखो हम तो मतलब नहीं ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन आजकल की लड़कियां कितनी अच्छी हैं जो कि नौकरी कर रही हैं। तो प्रेमचंद कहते हैं लड़कियों का नौकरी करना मुझे पसंद नहीं है। तो पत्नी कहती क्यों पसंद नहीं है? इसलिए क्योंकि लड़कियों का घर छोड़ करके नौकरी जाना, इससे परिवार भी टूट रहे हैं और युवकों के लिए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। तो शिवरानी देवी के साथ उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा। अब जो हिंदू समाज था और मुसलमान समाज था, इन दोनों में वेश्याओं को लेकर के या तवाइफों को लेकर के अलग अलग एटीट्यूड था। जहां मुसलमानों में, क्योंकि बादशाहों अवध प्रांत के और बहुत ये नवाबी संस्कृति में वेश्याएं जो थी, जिन्हें हम तवाइफ कह रहे हैं, वो ऐसे अभिजात्य घरानों से, दरबारों से संबद्ध थी जो कि नई उम्र के राजकुमारों और नए अमीर बने हुए लोगों को वो संस्कारित करती थी, संस्कार देती थी, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे तहजीब, यानी तहजीब और गायन नृत्य कलाओं को बचाए रखने का काम इन तवाइफों का था। हम जानते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत और कथक जैसी जो नृत्य शैलियां थी वो इन्हीं तवाइफों के
संरक्षण में फली फूली। और हमें बहुत सारी ऐसी तवायफों का जिक्र मिलता है, यहां तक कि 1857 के गदर में जो क्रांतिकारी थे उनको प्रोटेक्ट करने का काम, उनको छुपाने का काम भी इन्हीं तवायफों ने किया। इन तवायफों की स्थिति क्या थी? इन तवायफों की स्थिति ये थी कि जो संपन्न और अभिजात्य वर्ग के लोग थे वो इनके सरपरस्त बनते थे और नई बनी तवायफों को धन देकर खरीद लेते थे। और ये जो स्त्रियां थी इनका एक अलग संसार था। पहली बात कि ये जो तवायफें थी इनके कोठों के नीचे बड़े बड़े बाजार बन जाते थे। फूल वाला, हलवाई, कपड़े सिलने वाला, दर्जी, बाल काटने वाला, नाई, ये इन सब का बाजार बन जाता था। और अक्सर जो कोठे होते थे, कोठों की जो निचली मंजिल होती थी उन मंजिलों में साजिंदे रहते थे, यानी तबलची, संगतकार, ये लोग रहते थे। और ये लोग जब बूढ़े हो जाते थे और ऐसी तवायफें जो अब बिजनेस करने के लायक नहीं रहती थी, उनको इन कोठों के, इस तवायफ संस्कृति के अंतर्गत इन कोठों के इनके निचले हिस्से में रहने की जगह मिलती थी और वो उनकी देखभाल भी होती थी, उनको पेंशन भी मिलती थी इन कोठों के द्वारा। जबकि किसी भी, सिर्फ नवाब वाजिद अली शाह के अलावा किसी ने तवायफों को पेंशन नहीं दी। अब इन तवायफों की कितनी कैटेगरीज थी? इन तवायफों की जो कैटेगरीज थी वो ये थी कि एक कुछ जो कोठे की जो मालकिन होती थी उसको चौधराइन कहते थे, और चौधराइन को हर एक नई लड़की पर जो भी टोटल इनकम होती थी उसको 1/3, 1/3 जो हिस्सा था वो बतौर कमीशन मिला करता था। इन तवायफों के अलावा अपहरण करके लाई गई औरतें, लड़कियां, उन्हें रंडी कहते थे, वे भी कोठों पर रहती थीं और इनकी इज्जत तवायफों से थोड़ी सी कम होती थी। इसके अलावा ऐसी स्त्रियां भी आती थीं जो कि कोठों पर बतौर तवायफ पार्ट टाइम काम करती थी। उन्हें खानगी कहा जाता था। पार्ट टाइम का मतलब है कि वो परिवार की विवाहिताएं स्त्रियां थीं, परिवार का काम धाम करने के बाद 2 या 3 घंटे के लिए वो कोठों पर आती थीं और अपना काम करके चली जाती थी। इससे उनको पॉकेट मनी का भी इंतजाम और उनके घर के खर्च का भी इंतजाम हो जाता था। अब ये आर्थिक कारण थे जिनके कारण वो स्त्रियां कोठों से जुड़ी हुई थी। बदले में वे अपनी आय का एक हिस्सा चौधराइन को देती थी और चौधराइन जो होती थी वो कोठे पर पहरेदार, चौकीदार, दर्जी, कहार, पानी भरने वाला, तबलची, इन सब की तनख्वाहें देती थी। और इसके बदले में ये लोग जो होते थे, जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट होते थे, ये लोग उन्हें पुलिस की मार से, पुलिस के आने पर आगाह कर देते थे। तो प्रेमचंद का जो समय है वो ऐसा समय है जो कि कह लीजिए कि 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत। इस समय में वे स्त्रियों की जो स्थिति देख रहे हैं, उनके सामने जो स्त्रियां हैं वो एक ये हैं जो कुछ बिल्कुल अनपढ़ है, घरों के भीतर है, और कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो कि बाहर जाने के लिए बेचैन है लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं।
और ये भी कि प्रेमचंद जिस समय में थे, जिस समय वे समाज सुधार में प्रवृत्त हुए, उस समय के जो समाज सुधारक थे उनको, उनकी इस समझ पर भी प्रेमचंद के सवाल थे कि स्त्रियां, जो भी ये स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों की भी अपनी इच्छा अनिच्छा है, इनकी भी अपनी आकांक्षा है। इनकी आकांक्षा और इनकी इच्छाएं, इस पर ज्यादा से ज्यादा समाज नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि यदि स्त्री की इच्छाएं अनियंत्रित हो गई, और जैसा कि मनुस्मृति और बहुत सारे स्मृति ग्रंथों में लिखा भी हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो स्मृति ग्रंथ थे, इनका जो आदर्श है वो आदर्श उन्होंने ग्रहण किया। तो वो उन लोगों को ये समझ ही नहीं आया, समाज सुधारकों को, कि ये स्त्रियां जो आज बनी हैं, यानी तवाइफें, वे जैसी भी जिस रूप में है, उसके पीछे संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका है। सामंती समाज के जो खोखले मूल्य थे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और लैंगिक और जातीय विभेद, दहेज, अनमेल विवाह, बाल विवाह, और सबसे बड़ी बात कि स्त्री देह को बिकाऊ या खरीदने लायक वस्तु समझने की जो संस्कृति थी, उससे भी बहुत सारी मासूम औरतें कोठों की तरफ गई। इसके साथ ही अपहरण, पुलिस व्यवस्था में ढील, यौन हिंसा, अविवाहित मातृत्व की पीड़ा, निर्धनता, परिवार द्वारा स्त्रियों का परित्याग और सामाजिक और घरेलू हिंसा ने भी स्त्रियों को देह व्यापार की तरफ धकेला। लेकिन समाज सुधारक इन कारणों को समझने में असफल रहे। इसलिए आदर्श स्त्री की जो अवधारणा प्रेमचंद को अपने समाज से मिली थी, वो कैसी थी? वो थी कि स्त्री त्यागमयी हो, एकनिष्ठ हो, पति प्राणा हो, पति की सेवा करे और उसके साथ वो शिकायत ना करे। जो स्त्री सवाल करती है, जो स्त्री शिकायत करती है, वो सबसे ज्यादा खतरा पैदा करती। इसलिए प्रेमचंद को समझने के लिए, उनकी स्त्री दृष्टि को समझने के लिए, सेवा सदन की जो पात्र है सुमन से लेकर गोदान की मालती जैसी पात्र को देखा जाना चाहिए। ये भी बात है कि नवजागरण के इस दौर में प्रेमचंद अपनी स्त्री संबंधी नैतिकता की अवधारणा को कहां से ग्रहण करते हैं, और साथ ही ये सवाल भी पैदा होता है कि वे क्या अपने समय के एकमात्र ऐसे रचनाकार थे जो स्त्री की नैतिकता को समाज सुधार से जोड़कर देखते थे। और साथ दूसरा सवाल ये कि प्रेमचंद का जो स्त्री संबंधी दृष्टिकोण है और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जेंडर की छवियां, वो समाज में जो स्त्री की स्टीरियोटाइप इमेज है, जैसे आप गोदान में मालती का चरित्र देखते हैं कि समाज की जो स्टीरियोटाइप इमेज है कि जिस स्त्री ने विवाह नहीं किया, जो उसके बारे में कहते हैं प्रेमचंद कि मालती जो है ऊपर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है, कि जो स्त्री एकाकी है, अकेली है, जिसने विवाह नहीं किया और उसके जीवन का जो चरम है, उसके जीवन का जो समाधान है, वो निकालते हुए उसको समाज सुधारक में तब्दील कर देते। यानी कि एक स्त्री जो अकेली रह रही है या पढ़ रही है, लिख रही है या अपना काम कर रही है, नौकरी कर रही है, उसके जीवन का समाधान क्या होना चाहिए? तो प्रेमचंद की दृष्टि में उसके जीवन का समाधान होना चाहिए कि भाई उसको समाज सुधार करते रहना चाहिए।
इसी तरह से सेवा सदन में भी सुमन जो है, सुमन को सेवा सदन नाम से जो आश्रम खोला गया, जिसमें वेश्याओं की बच्चियां रहती हैं, उस आश्रम में वो रहेगी और सबको माता जितना प्रेम देगी, माता जैसा प्रेम देगी। स्त्री के प्रति ये जो दृष्टि है, स्त्री के जीवन का समाधान, सॉल्यूशन, जैसे स्त्री एक प्रॉब्लम हो, जैसे वो एक ह्यूमन बीइंग हो ही ना, जैसे औरत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या कि जिसका समाधान किसी ना किसी तरह से प्रेमचंद को निकालना ही निकालना है। एक ऐसी समस्या, या अगर वो विवाहिता नहीं है तब तो और ज्यादा परिवार के लिए, समाज के लिए समस्या, और अगर विवाहिता है तो उसको बहुत ठीक से अपने पति के साथ रहना चाहिए, और अगर नहीं रहती, अगर पति को वो माफ नहीं करती है, जैसे कि खन्ना और गोविंदी का जो संबंध है गोदान में, उसको देख लीजिए। अल्टीमेटली स्त्री जो है वो एक समस्या के तौर पर ही प्रेमचंद के सामने से रही। तीसरी बात वो ये कि यौनिकता या यौन इच्छा के मामले में उनको पता नहीं चला कि स्त्री की यौनिकता पर वो क्या करे, कि लेकिन इसका कारण ये था कि प्रेमचंद का जो समय था एक बौद्धिक संक्रमण से प्रभावित था, जिसमें औपनिवेशिक समाज बनाम परंपरागत भारतीय समाज, परंपरा बनाम आधुनिकता की टकराहटें और अंतर्विरोध सामने आ रहे थे, जो थे तो एक बड़ी ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा। लेकिन प्रेमचंद के सामने एक सवाल है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर ये वो समय है जबकि गांधी आ चुके हैं, और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने के साथ ही स्त्री संबंधी उनके जो विचार थे उनको सांस्कृतिक उत्थान से जोड़ा जाता, ये स्वाभाविक था। इसी की साहित्यिक अभिव्यक्ति आपको प्रेमचंद में दिखाई पड़ती। सेवा सदन में एक विठल दास नाम का चरित्र है। वो कहता है कि अगर आप कोई बड़ी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते तो दुनियावी जो सुख है, दुनियावी सुख में यौन सुख भी आता है, दुनियावी सुख जो है उनकी इच्छाओं पर, उन पर आपको विजय पाना जरूरी है। और उधर महात्मा गांधी ने भी एक पत्र लिखा था मगनलाल गांधी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि यौन इच्छाओं पर नियंत्रण पाना जरूरी है। दरअसल भारतीय स्त्री के लिए जो इन समाज सुधारकों, लेखकों की दृष्टि में आदर्श छवि थी, वो छवि उसकी मां की छवि थी, कि उनका कहना था कि जो एक स्त्री है उसमें स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना जरूरी है। जब तक एक स्त्री में मातृत्व नहीं होगा, मातृत्व का भाव प्रमुख नहीं होगा, तब तक किसी से प्यार, किसी का पालन पोषण भी संभव नहीं है। और ये जो छवि है स्त्री की, ये भारतीय जन्म की अपनी बनाई हुई छवि है, नितांत निजी। ये भारत माता की छवि है, धरती माता की छवि है, और ये छवि भारतीय जन ने अपने आप बनाई है। इसमें कहीं भी औपनिवेशिक शासकों का कोई दखल नहीं। प्रेमचंद एक ऐसी स्त्री की छवि बनाते हैं जो कि राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हुई है, जिसको हर हाल में बाहर के आक्रमणकारियों, हमलों से बचाया जाना है। इसलिए प्रेमचंद जो है स्त्री के चरित्र में
उन गुणों की स्थापना और कल्पना करते हैं जिसे शिक्षा द्वारा नई स्त्री का आदर्श वहन करना था। ये नई स्त्री कौन थी जिसके बारे में पार्थ चटर्जी ने लिखा था कि ये नई स्त्री थी कि जिसको शिक्षित भी होना था और जिसको सिर पर आंचल रख करके अपने पति और बच्चों की देखभाल भी करनी थी। यानी वो नौकरी के लिए भी तैयार हो और जबान दराजी भी ना करे, पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन अपने सतीत्व का पूरा पोषण करना भी जाने। तो प्रेमचंद के आगे स्त्री की यही छवि थी जिसके कारण उन्होंने, हालांकि प्रेमचंद ने जिस स्त्री की परिकल्पना की उसमें ममता, त्याग, समर्पण, सहनशीलता, इसको स्त्री का विशिष्ट गुण माना गया और इसी के कारण स्त्रियों को पुरुषों से श्रेष्ठ माना गया। और प्रेमचंद ने इन गुणों को वहन करने वाले पुरुष को देवता की उपाधि दे डाली। यानी कि जिस पुरुष में स्त्रियों के गुण आ जाते हैं वो देवता हो जाता है, और अगर पुरुषों के गुण स्त्री में आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। गांधी की तरह ही प्रेमचंद भी जो मतलब जो वेस्टर्न जो थॉट प्रोसेस है उसकी तर्ज पर मध्य वर्ग या शहरी बुर्जुआ की तरफ नहीं देखते, बल्कि हाशिए पर पड़े किसान, मजदूर और औरतों पर केंद्रित रहते। वे गांधी से एक कदम आगे, वो एक कदम आगे बढ़कर क्रांतिकारी भूमिका निभाते दिखते हैं, जिसे विशिष्ट कालखंड और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाना जरूरी है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि प्रेमचंद अपने निबंधों और कहानियों में जो स्त्री संबंधी जो प्रश्नों को डील करते हैं वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है बनिस्बत इसके कि जिन स्त्री प्रश्नों की चर्चा वो उपन्यासों में करते हैं। लेकिन यथार्थ का दबाव इतना प्रेमचंद पर ज्यादा है कि वो तमाम समाज सुधार के एजेंडे को लेकर चलने के बावजूद प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद की जो क्रांतिकारी प्रगतिशीलता है, क्रांतिकारी किस्म की जो प्रोग्रेसिवनेस है, उसको पाठक स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो कहानियां बहुत लाउड है स्त्री विमर्श को लेकर के, स्त्रियों के प्रश्नों को लेकर के, उसे पाठक पसंद नहीं कर पाता। प्रेमचंद के सारे उपन्यासों को यदि हम देखें तो ये पता चलता है कि उनकी स्त्री दृष्टि का विकास हुआ है, और साथ ही ये भी कि कैसे संस्कृति का सांस्थानिकीकरण किया जाता है, कैसे इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है संस्कृति को। और ये भी ध्यान देने की बात है कि साहित्य भी उसी संस्कृति का हिस्सा है जिसमें बाजार में स्त्री की कौन सी इमेज, कौन सी छवि बिकेगी, ये तय होता है। और यह भी कि संस्कृति भी बाजार में बिकने की वस्तु है। प्रेमचंद जो समाज की गतिविधियों को जो शब्द देते हैं, संवाद देते हैं, उसके साथ साथ प्रेमचंद उसमें दखल भी करते हैं। जब इसको ऐसे समझिए कि जब प्रेमचंद की सुमन, सेवा सदन की सुमन अपनी बहन के पास रहने के लिए जाती है तो अपनी बहन शांता को देख करके कहती है कि उसके मन में होता है कि जिसे पतिव्रत जैसा साधन मिल गया, अब उसे किसी और साधन की क्या आवश्यकता, इसी में सुख, संतोष और शांति सब कुछ है। इसीलिए जब सदन उसको छोड़ करके शांता को, जो सुमन की छोटी बहन है शांता, और सुमन की छोटी बहन को छोड़ करके सदन चला जाता है
तो शांता अपना पातिव्रत्य या पति के साथ अपना प्रेम नहीं छोड़ती और अंततः उसको इसका पुरस्कार भी मिलता है एक सुखी परिवार के रूप में। प्रेमचंद पाठक के सामने ये बताते हैं कि चूंकि शांता जो थी उसने अपने परिवार और अपने पति की सेवा कभी नहीं छोड़ी, इसलिए वो सुखी रही, और सुमन जो है वो दुखी इसलिए रही क्योंकि उसने अपना रास्ता खुद चुना। अब यहां ये भी ध्यान देने की बात है कि प्रेमचंद ये बताते हैं कि सेवा सदन में सदन जब आता है लौट करके, वेश्यागामी हो जाता है और लौट करके जब आता है तो उसको पूरा परिवार ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब सुमन लौट करके आती है, सुमन को लौटा करके लाया जाता है, तो उसके लिए परिवार में कोई जगह नहीं है। इसलिए प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि को समझने के लिए हमें समूचे नवजागरण पर सोचना होगा। समूचे नवजागरण की जो कह लीजिए कि उसमें स्त्री की अवस्थिति, भारतीय राजनीति, इनको देखना होगा। उसके बाद प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि को हम अच्छी तरह से विश्लेषित कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने बड़ी ही बारीकी के साथ अपना वक्तव्य रखा और हम सब इससे काफी लाभान्वित हुए, और आपने हमें प्रेमचंद और उनकी रचनाओं के बारे में एक नए तरह से सोचने का अवसर दिया है। मैं ये मानती हूँ कि ये जितने भी हमारे शोधार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो उनके लिए एक शोध का विषय हो सकता है कि वो नवजागरण में जो स्त्रियों की स्थिति थी और जो अन्य सारे लेखकों कवियों की जो दृष्टि थी उस पर दृष्टिपात करते हुए अपना शोध कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं एक बार फिर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। कोई सवाल हो तो बताएं। जी, अब चर्चा का समय है। अब चर्चा का समय है। जिन प्रतिभागियों को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो वो मैम से पूछें या फिर चैट बॉक्स में लिख करके आप अपना प्रश्न भेजें। लीजिए। शायद गरिमा जी, उनके उपन्यासों में स्त्रियों के संदर्भ में जो उनका दृष्टिकोण है, कहानियों में भी वही दृष्टिकोण है ना? नहीं, अलग अलग है। अलग है। हाँ, काफी कहानियों में वो काफी प्रोग्रेसिव, काफी प्रगतिगामी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो कहानियां पॉपुलर भी नहीं हो पाई। और जो उपन्यास है उनमें उनका थोड़ा दृष्टिकोण अलग है, तो थोड़ा विधा का फर्क होता है। जी ठीक है, तो फिर मैं आपसे इजाजत लूं। जी आपका मैम, मेरा एक प्रश्न है। आपने अपने व्याख्यान के दौरान ये कहा कि स्त्रियों की चेतना के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सामुदायिकता। तो मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि आज वर्तमान समय में जिस तरह से धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे स्त्रियों की प्रगति कुछ प्रभावित होगी? अगर धर्म हावी होगा तो स्त्रियां कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ेंगी। आपका इस पे विचार क्या है? बिल्कुल पीछे की तरफ, बिल्कुल जाएंगी। जब भी जो धर्म है, धर्म को मार्क्स ने अफीम कहा है। अफीम जो है वो सुला देती है। जितनी प्रगतिकामी शक्तियां हैं
उनको जब भी धर्म की अफीम मिलेगी तो वो शक्तियां सो जाएंगी। हिंदू कुछ और अधिक हिंदू, मुसलमान कुछ और अधिक मुसलमान हो जाएंगे। तो धर्म का जो दबाव है, क्योंकि धर्म जो है वो अपना प्रभाव जमाने के लिए कोड्स लागू करता है, कोड्स एंड कंडक्ट, ऐसे रहिए और ऐसे मत रहिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा जो धार्मिक उन्माद होता है, उसमें धार्मिक उन्माद क्या, देखिए जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी सांप्रदायिक दंगे और भी तरह की झड़पें, संघर्ष होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो स्त्रियों का होता है, क्योंकि स्त्रियां अपने बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर के जल्दी जल्दी दौड़ नहीं पाती, भाग नहीं पाती। नतीजा ये होता है कि वो सबसे ज्यादा यौन हिंसा, देह हिंसा, सब तरह की हिंसा का शिकार बनती है। जी धन्यवाद मैम। और किन्हीं प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। सवाल है तो मैं अंजलि पोर्ट जी। माँ रत्नेश्वर कॉलेज की द्वितीय स्नातक छात्रा हूँ। आदरणीय गरिमा श्रीवास्तव जी, आपसे मेरे सवाल है कि प्रेमचंद की स्त्री पात्र हमेशा दमित पीड़ित ही रहती है, वे कभी भी प्रतिरोध नहीं करती, क्यों? तो हम कफन नामक कहानी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें तो जो बुधिया है वो तो अपने परिवार में एक व्यवस्था की नींव डाली थी, सोई करके या खास छील कर वह सेक करके आटे का इंतजाम कर लेती थी, और अंत में वो प्रसव वेदना से मर जाती है। तो प्रेमचंद की कहानियों में हमेशा स्त्री पात्र दमित पीड़ित ही रहती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद की कहानियों में हमेशा स्त्री पात्र दमित रहती है, बल्कि स्त्रियां उनमें जागृत भी है, और बुधिया को उसकी एक परिवार के भीतर जो धनहीन व्यक्ति है, सामंती समाज में जो धनहीन व्यक्ति है, उस व्यक्ति की त्रासदी को और अधिक उभारने के लिए उन्होंने बुधिया के चरित्र को बनाया है, बुधिया के चरित्र का चित्रण किया। लेकिन बुधिया का चरित्र पूरे प्रेमचंद साहित्य का प्रतिनिधि चरित्र तो नहीं है। उनके बहुत सारे चरित्र हैं। अगर आपने गोदान पढ़ा होगा, गोदान में देखिए कि आपके सामने मालती का चरित्र भी आता है, जो कि बहुत बोल्ड है, डॉक्टर है, गांव गांव जाती है और पढ़ी लिखी है। इसी तरह से गोदान में ही जो मीनाक्षी है, जो कि अपने पति, जो उनके जो पति है जमींदार, उनकी पिटाई भी कर देती है, ये भी है। इसी तरह से सिलिया का चरित्र भी है, जो कि एक विद्रोही चरित्र है। या आपके सामने धनिया का चरित्र है, तो आपको लगता है कि वो दमित और शोषित और पीड़ित है। धनिया की हुंकार से तो सभी डर जाते हैं। तो गोदान एक बार पढ़िए तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, और मुझे आप लोगों से मिलने का वर्चुअल माध्यम से अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। कार्यक्रम में आपको आभार सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी की तरफ से और माँ रत्नेश्वर कॉलेज कोदमंगलम की तरफ से सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। आगे भी आप केरल से जुड़े रहिए और हमारे कार्यक्रमों से भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार जी। अब पर्चा प्रस्तुति का समय है। औरत भी है, मीना जी का हमारे विभाग अधीक्षक आशीष वचन है। जी 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 मैम, ये पर्चा प्रस्तुति से पहले के लिए जी जी ठीक है।
अब मैं आशीष वचन के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना के मैम को आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्कार। आज का विशिष्ट व्यक्तित्व एवं मुख्य वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा मारतनेशियस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डेंटस्ली जोस, हिंदी विभागाध्यक्षा डॉक्टर सीबी, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सिंधु टीआई, प्रिय बबली जी, भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी मित्रों, अध्यापक बंधुओं, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको विनम्र नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक जीवन की महागाथाओं के शिल्पी, उदार और मानवतावादी, मनुष्य की महानता के पक्षधर, सार्वभौम मानवता के समर्थक, मानवीय संबंधों का उद्घाटन करने वाले युग प्रवर्तक रचनाकार, राजनीतिक पराधीनता और आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाला, ग्राम्य जीवन का सच्चा चित्रकार, सटीक सार्थक मुहावरेदार, लोकोक्तियों से परिपूर्ण भाषा शैली के सूत्रधार, जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चितेरा, सच्चे समाज सुधारक और क्रांतिकारी लेखक, भारतीय इतिहास के यथार्थ शिल्पी आदि अनेक विशेषणों के अधिकारी, कालजयी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की 142वीं जन्मदिन सेंट पीटर्स और मारतनेशियस महाविद्यालय के हिंदी विभाग एक साथ मिलकर मनाने के इस सुअवसर पर नवजागरण, प्रेमचंद और स्त्री प्रश्न विषय पर प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तवी जी का भाषण बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रासंगिक है, क्योंकि प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं के द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां भेदभाव की अभिशाप से मानवता पीड़ित न हो, किसी प्रकार का शोषण न हो और आदमी का पहचान संपत्ति और जाति के पैमाने से न हो। उन्होंने जिन समस्याओं का चित्रण किया है वे सब वर्तमान युग यानी आज के तथाकथित आधुनिक युग से भी जुड़ी हुई है, जिन्हें हर व्यक्ति अनुभव करता है। इस अवसर पर गरिमा जी, आपको हम सबका सादर प्रेम और साधुवाद। आगे भी हमसे जुड़े रहिए। और इसमें भाग लेने वाले सबको अभिनंदन। आयोजन का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर सीबी और डॉक्टर सिंधु जी को बधाइयाँ। और आगे भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक प्रासंगिक संगोष्ठी जुड़कर आयोजित कराने की प्रतीक्षा में विदा लेती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके ज्ञानवर्धक विचारों को सुनकर बहुत अच्छा लगा और आप हमेशा हम लोगों का हौसला अफजाई करती हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब पर्चा प्रस्तुति का समय है। पर्चा प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कैथोलिकेट कॉलेज पाथामाथिटा की शोध छात्रा शांति प्रभा। इनके पर्चा का विषय है प्रेमचंद का गोदान दलित चेतना के संदर्भ में। शांति जी, आप अपना पर्चा प्रस्तुत करें। आदरणीय गरिमा श्रीवास्तव जी, इस राष्ट्रीय वेबिनार की संचालिका डॉक्टर सिंधु जी, इस राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लेने वाले अध्यापकों, मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शांति प्रभा है। मैं एक शोध छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है प्रेमचंद का गोदान दलित चेतना के संदर्भ में। प्रेमचंद दलित व शोषित जीवन को हिंदी साहित्य के केंद्र में लाने वाले पहले लेखक है। प्रेमचंद गैर दलित लेखक है। प्रेमचंद के अधिकतर साहित्य में दलित समाज की वेदना, चेतना, यातना, उत्पीड़न तथा दयनीय अवस्था का चित्रण मिलता है। उनकी दृष्टि अधिकांशतः उत्पीड़ित किसान, मजदूर एवं निम्न जातियों की वास्तविक मुक्ति की ओर
अधिग्रही है। गोदान प्रेमचंद की औपन्यासिक कला का चरमोत्कर्ष है। गोदान की कथा का केंद्र होरी नामक किसान का जीवन है, जो कर्ज से छुटकारा प्राप्त कर सम्मानजनक जीवन बिताना चाहता है, किंतु सफल नहीं होता। गांवों में दलित युवतियों की इज्जत सवर्णों के षड्यंत्रों के कारण मिट्टी में मिल जाती है। इसी का भी चित्रण गोदान में प्रेमचंद जी ने किया है। गोदान में दलित वर्ग का चित्रण मादादीन तथा सिलिया की माध्यम से हुआ है। सिलिया का यातनापूर्ण जीवन इसका जीवंत दस्तावेज है। मादादीन पंडित दादादीन का पुत्र है। मादादीन सिलिया चमारिन की जब अवैध संबंध है, उससे सिलिया को एक अवैध पुत्र भी प्राप्त होता है, परंतु मादादीन उससे शादी नहीं करता। सिलिया मादादीन की रखेल जरूर है, किंतु उसकी गति शारीरिक सहवास तक सीमित है। वह सहभोज की अधिकारिणी नहीं बन सकती। दादादीन की राय में सिलिया हमारी चौखट नहीं लांघ पाती, बर्तन भाड़े छूना तो दूर की बात है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सिलिया के साथ शारीरिक संबंध रखने में मादादीन का ब्राह्मणत्व को कोई आंच नहीं आती, परंतु उससे शादी करने पर या रसोई में प्रवेश देने से उसके ब्राह्मणत्व को नष्ट हो जाने का खतरा है। वह सिलिया का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीता। मिथ्याभिमान पर व्यंग्य बाण कसते हुए सिलिया की माँ के जरिए प्रेमचंद जी कहते हैं, तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी नहीं पियोगे। यही चुड़ैल है कि सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। सिलिया की दलित स्थिति के चित्रण द्वारा शारीरिक शोषण करने वाले स्वार्थी एवं शोषक व्यक्तित्व ही निखर उठता है। एक और प्रसंग में हम देख सकते हैं, सिलिया के रूप, यौवन व सौंदर्य पर आसक्त होकर प्रारंभ में मादादीन जो है वह जनेऊ हाथ में लेकर वचन दिया था कि वह उसे एक पत्नी की तरह रखेगा, परंतु 2 साल बाद ही जब सिलिया खलिहान से थोड़ा सा अनाज लेकर किसी को दे देती है तो उस मुट्ठी भर अनाज के लिए मादादीन उसे डांटता फटकारता है। सिलिया पूछती है, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार है या नहीं? तो मादादीन बड़ी निर्लज्जता से कहता है, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे खा भी लुटा भी तो वही अहम न होगा। अगर तुझे अहम परता न पड़ता हो, कहीं जाकर काम कर, मजदूरों की कमी नहीं है। हम इस बात साफ है कि मादादीन सिलिया का शोषण ही कर रहा था। आगे चलकर हम देख सकते हैं, हरकू चीख कर खुलेआम समाज के बगुल भगतों को ललकारता हुआ कहता है, तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते तो मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो तुम चमार बन जाओ, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। वास्तव में एक दलित आक्रोश की हिंदी साहित्य में एक प्रथम रचनात्मक प्रस्तुति है। दलितों के शक्तिकरण की भी एक पहली साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रेमचंद जी ने दलितों के इस आक्रोश एवं शक्तिकरण को मौखिक अभिव्यक्ति तक सीमित न करके इसे कार्यान्वित किया। आगे 2 चमारों ने लपक कर मादादीन के हाथ पकड़ लिए। तीसरे ने इसे झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला, यानी मादादीन के जनेऊ को तोड़ डाला। फिर मादादीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। हम चमारों ने अपनी समझ के अनुसार उसे अछूत बना दिया। प्रेमचंद जी की राय में इस हड्डी ने धर्म के मूल्य तत्व को ही विनिष्ट कर दिया है। लेकिन भारतीय समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था में यदि कोई सवर्ण हिंदू किसी कारणवश धर्मभ्रष्ट होकर अच्युत हो जाता है तो उसे पहले की जाति में पुनः प्रवेश देने की व्यवस्था है।
इसी वजह से दादादीन काशी के पंडितों को बुलाकर तथा 100 रुपये प्रायश्चित के लिए खर्च करके मादादीन को पुनः ब्राह्मण बनाते हैं। उसे गोबर खिलाया जाता है और गोमूत्र पिलाया जाता है। गोबर मन को पवित्र कर देता है, गोमूत्र उसकी आत्मा में घुस गए अपवित्रता के कीटाणु मार देता है, ऐसा उसको बताया जाता है। मादादीन को ऐसे पुनः ब्राह्मण बनाया गया, किंतु उसकी आत्मा इस शुद्धिकरण से असंतुष्ट थी। उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और हिंदू धर्म से मोहभंग हुआ। बाद में उसने सिलिया को अपने जीवन का भागीदार बनाया। इतना ही नहीं, उसने कहा, मैं ब्राह्मण नहीं चमार हो रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। मादादीन के शब्द में लेखक की आत्मा ही बोल उठा है। निष्कर्षतः प्रेमचंद जी के दूरदर्शी सूझबूझ ने क्रांतिकारी चेतना को अपनाकर अछूत वर्ग के लोगों को समाज में प्रतिष्ठा, संपूर्ण सम्मान और सभी प्रकार के अधिकार दिलाया एवं जाति पांति से जुड़ा धार्मिक अंधविश्वास के प्रति चुनौती एवं क्रांतिकारी कदम उठाया। साथ में नारी शोषण एवं नारी उत्थान अंधविश्वास के प्रति चुनौती भी उनके उपन्यास का विषय बना। प्रेमचंद जी का रुचि समाज सुधारक की है। धन्यवाद। धन्यवाद शांति जी, आपने बहुत ही गंभीरता और शालीनता के साथ अपना परिचय दिया और आपने अपना परिचय प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम संगोष्ठी के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए महाराणा रत्नेश महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सीबी MM को आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। प्रेमचंद जयंती के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। नवजागरण, प्रेमचंद और श्री कृष्ण, इस विषय पर हम काफी देर से विचार कर रहे थे। मुंशी प्रेमचंद जी का लेखन हिंदी साहित्य की ऐसी विरासत है जिनके बिना साहित्य का अध्ययन अधूरा रहेगा। विश्व पटल के, गांव के, पूरे जनमानस के इस महान रचनाकार के विचार, उनके जीवन दर्शन, आचरण तथा दूरदृष्टि पर इस संगोष्ठी की मुख्य वक्ता प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जी ने जो बातें रखी वे सचमुच ज्ञानवर्धक एवं रोचक थी। मैं इस वेबिनार की ओर से, सेंट पीटर्स और माराथन महाविद्यालयों की ओर से और सभी प्रतिभागियों की ओर से तहे दिल से आपको धन्यवाद अदा करती हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता थी माराथन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर डेंसली जी। आप अपना सहयोग देकर हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। आपको इस कार्यक्रम की ओर से, दोनों कॉलेजों की तरफ से और सभी प्रतिभागियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। इस वेबिनार की संयोजिका डॉक्टर सिंधु जी के प्रयास के ही द्वारा आज एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। वास्तव में आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक शक्ति स्तंभ के रूप में आप हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। आपको इस कार्यक्रम की ओर से, दोनों कॉलेजों की तरफ से, सारे प्रतिभागियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस जी, हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर मीना जी, वहां के सभी अध्यापक मित्रों, सभी को तहे दिल से अपना आभार प्रकट करती हूँ। पतनमतिट्टा कैथोलिक कॉलेज की शोध छात्रा शांति प्रभा जी ने अपना आलेख प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनको भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। झारखंड की छात्रा बबली कुमारी जी, आपकी ओर से इस वेबिनार की कंपेयरिंग अच्छे ढंग से संपन्न हुई। आपको इस कार्यक्रम की ओर से, दोनों कॉलेजों की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद अदा करती हूँ। अंत में इस कार्यक्रम में प्रतिभागी हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी विद्वज्जन, अध्यापक मित्रों और छात्र छात्राओं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। एक बार फिर सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक डॉक्टर मिनी जी हैं, उनका कुछ प्रश्न वो करना चाहती हैं क्या? आपका राइज हैंड दिखा रहा है स्क्रीन पर।
आपका कोई प्रश्न है डॉक्टर मिनी? ठीक है, मुझे लगता है गलती से ये हो गया है। मैम, तो आज के संगोष्ठी के समापन की घोषणा की जाती है।